बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और हम इसी दुआ के साथ प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। शहर का मौसम खुशगवार तब्दीली के साथ, अभी वो वाली ठंड नहीं है। अगर आप कहीं बाहर जाएँ तो अच्छा फील करेंगे। वैसे तो स्मॉग की शिद्दत भी कंपैरेटिवली कम हुई नज़र आ रही है शहर में। सो आप वीकेंड पर अगर बाहर जाएंगे, बट रिस्ट्रिक्शंस जो लगा दी गई हैं उनको भी आगे चल के थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छी चीज़ है, हमारे लिए ही, हमारी ही बेहतरी के लिए, हमारे ही एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए ये तमाम तर इकदाम उठाए जाते हैं। तो इसमें प्लीज़ ताउन करें, वो चाहे ताजिर हजरात हैं, वो फिर चाहे आम आवाम हैं। बाकी मौसम में खुशगवार तब्दीली इस तरह से है कि ठंड अच्छी वाली लगना शुरू हुई है। आगे जाके शदीद सर्दी आएगी और ये कहा जा रहा है कि धुंध की शिद्दत फॉग की शिद्दत नहीं, स्मॉग की शिद्दत में भी इजाफा होगा। फॉग की तो होगी टाइम के साथ, बट स्मॉग भी बढ़ेगी जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होगा। सो बाकी जहाँ तक हम इकदाम की बात करते हैं, साथ साथ वो भी चल रहे हैं। थोड़ी सी कुदरत भी मेहरबान हुई, हवाएं चली तो स्मॉग को थोड़ा सा आगे ले गई और बेहतरी मौसम में आई है जी। कुछ आगे चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा लगा ये अखबार में जब पढ़ा कि लाहौर तीसरे नंबर पर है, तो अल्लाह करे कि ये नंबर अब इसी तरह से आगे आगे जाता रहे और स्मॉग जो है वो हमारी जान छोड़ दे जी। आज दूसरे नंबर पर है। सो थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझिए। जहाँ पर हुकूमत इकदाम कर रही है, वहाँ पर कल एक प्रोग्राम में लंबी बहस हो गई थी कि हुकूमत कितने इकदाम कर रही है और हुकूमत इकदाम कर रही है या नहीं कर रही। खैर हमें कुछ चीज़ें जो नज़र आती हैं हम उनका जिक्र भी करते रहते हैं। जहाँ कहीं बेहतरी की ज़रूरत है वहाँ पर हम उस चीज़ को जो है हाईलाइट भी ज़रूर करते हैं और बड़ी ज़िम्मेदारी से करते हैं। अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं और आपसे भी गुजारिश यही है। बाकी जी आपका शहर है, साफ़ सुथरा इसको रखें, सफाई का ख्याल रखें। सफाई निस्फ़ ईमान है, अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखें तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों से आप महफूज रहेंगे। हम कोविड की बात करते हैं, हम जहाँ स्मॉग की बात कर रहे हैं, फिर डेंगू के हवाले से बात करते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें अगर देखें ना तो इसको सफाई से रिलेट किया जाता है। तो अपने इर्द गिर्द का जब आप ख्याल रखेंगे, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आप महफूज रह जाएंगे। हमने खबरों से प्रोग्राम का आगाज़ करना है। 11 बजे हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे। आज की खबरें टॉप स्टोरीज़ की तरफ सबसे पहले बढ़ जाते हैं जी। पार्क से तजावुज़ात का सफाया किया जाएगा। खटारा गाड़ियाँ आज से बंद होंगी। इमारतें आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से लेकर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी को मुंतकिल। पुरानी तारीखी इमारत के इस्तेमाल का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का 43वां इजलास, तफसील शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। और निसाब जायद होने से तलबा को पढ़ाने में मुश्किलात हैं। 5वीं और 8वीं के स्मार्ट सिलेबस पर काम शुरू। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ जी एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और हमारे सीनियर रिपोर्टर अली राम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ आ रहे हैं जी। पार्क से तजावुज़ात का सफाया, हाई कोर्ट का हुक्म आ गया है। खटारा गाड़ियां आज से बंद होंगी। कैसर खोकर साहब जी बिल्कुल, जस्टिस शाहद करीम साहब ने ये हुक्म दिया है कि जो पार्क है वहाँ से जो तजावुज़ात है उसका खात्मा किया जाए और खटारा गाड़ियाँ आज से बंद की जाए। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि माहौलियात की टीमें बड़ी एक्टिव हैं सड़कों पर, तो वो उन्होंने कहा है कि माहौलियात की जो स्क्वाड है वो दफातर में बैठने की बजाय सड़कों पर मुतरक नजर आने चाहिए। ये जस्टिस साहब ने हुक्म दे दिया है। इसका मतलब है कि जो माहौलियात की टीमें थी दफ्तरों में बैठी हुई थी, सड़कों पर नजर कम आ रही थी और दफ्तरों में बैठकर अपनी कार्रवाई पूरी कर रही थी। इसकी वजह से जस्टिस साहब ने ये हुक्म दिया है। तो ये सेक्रेटरी जो माहौलियात है उसके लिए लम्हा फिक्रिया है कि उसकी कारकर्दगी, उसका काम जो है वो एक जज साहब कर रहे हैं, बजाय इसके ये सेक्रेटरी माहौलियात को काम करना चाहिए। तो और सेक्रेटरी माहौलियात ने काम नहीं किया और जो स्क्वाड है माहौलियात के उनको दफ्तरों में बिठाया हुआ है और जज साहब ने हुक्म दिया है उनको सड़कों पर लेकर आए। दूसरा ये कि पार्कों से तजावुज़ात का खात्मे का जज साहब ने हुक्म दिया है, हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। दूसरा ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है खटारा गाड़ियाँ जो है वो खटारा गाड़ियाँ पहले क्यों नहीं बंद की गई, अब बंद की जा रही हैं। इस वाले से ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि खटारा गाड़ियाँ महकमे बंद नहीं कर रहे और अदालतों का हुक्म आया कि खटारा गाड़ियाँ बंद की जाए। यानी मेन कंसर्न जिन लोगों का है उन्हें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपके सामने जो हालात हैं उसको देखते हुए अगर आप हाई कोर्ट के अहकामात को फॉलो करेंगे, आप अपनी जिम्मेदारी भी तो कुछ समझिए। बहुत सारे मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट भी बहुत दफ़ा किया है,
PHA की गाड़ियां हैं कितनी, जो कि वैसे तो आपको ग्रीन बेल्ट में पानी लगाती नजर आ रही है, लेकिन अली मैंने 2 दफ़ा खुद देखा है क्रीम ब्लॉक का इशारा जैसे क्रॉस करे ग्रीन बेल्ट पे गाड़ी पानी लगा रही है और वो इतना धुआं छोड़ रही है। जी बिल्कुल, बात बिल्कुल ठीक है कि खटारा गाड़ियाँ जो है बंद होनी चाहिए, और ये कोई आज की पॉलिसी नहीं, ये पॉलिसी मेरा 5, 6, 7 साल की पुरानी है, जिस पर अमल दरामद करते हुए हमें आज इस नहर तक पहुँच चुके हैं कि हमारा शहर जो आलूदा शहरों में कभी कभार अव्वल फहरिस्त में होता है। तो लिहाजा अब जो हाई कोर्ट का हुक्म है, ये एक्सटेंडिंग आपको एक्सपोर्ट होती है अदलिया की तरफ से कि आपने इसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। बाज़ औक़ात क्योंकि जब भी ऐसी किसी पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, उसमें सबसे पहले ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी कम्युनिटी की भी होती है, सोसाइटी की भी होती है कि आप उस पर अमल दरामद करें। लेकिन सोसाइटी के भी अपने मसाइल हैं। अब जिसके पास पुरानी गाड़ी है, उसके पास पैसे नहीं खरीदने की, नहीं इतनी सख्त नहीं है, तो वो कैसे गाड़ी खरीदेगा? ये भी बहुत ज़्यादा मसाइल है। अब ज़्यादातर हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर ली जाए, जैसे कि वैगनें हैं, बसें हैं, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई मैकेनिज्म ये भी होना चाहिए कि उनकी फिटनेस के हवाले से। ऑटो रिक्शा, चिंची रिक्शा को कैसे छोड़ सकते हैं? चिंची रिक्शा, उसमें आप चले ना शुमाली लाहौर वाली साइड पे बहुत बड़ी तादाद में। हाँ बिल्कुल, अब जब इन लोगों के ऊपर घेरा तंग किया जाता है, फिर यही लोग सड़कों पे आकर एहतजाज करते हैं। और इन लोगों को ये समझ नहीं है कि रोजी रोटी के पीछे पड़े। फिर बात आ जाती है गरीब की रोजी, हम ही खबर सुनाएंगे ना कि गरीब की रोजी रोटी के ऊपर लात मार दी इन लोगों ने महंगाई के इस हालात में। अल्टरनेटिव सोल्यूशन सिर्फ सिंपल ये कि जब गवर्नमेंट इस तरह की स्कीम लेके आती कि आपको जो LPG वाले, गैस वाले आपके पास रिक्शा आ रहे हैं, तो आप उन रिक्शा की तरफ जाए, तो फिर इसके ऊपर सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी चाहिए। मुतबादिल आपने रेडियां दी ना, मैं तो वैसे भी ना इन रिक्शों के हक में मैं तो हूँ ही नहीं। ये आपकी ट्रैफिक का सत्यानाश करके बैठे हुए हैं लाहौर के अंदर, माजरत के साथ। इन लोगों का ठीक है, लोगों का रोजगार का वसीला बना हुआ है, लेकिन कोई तरीकाकार और निकाले। ये एक तो खतरनाक सवारी है सर, इनके पास कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, कम उम्र ड्राइवर है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई इनकी ट्रेनिंग नहीं है किस तरह से चलाना है रोड के ऊपर। इस तरह बेहंगम और रैश ड्राइविंग करते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा नुकसान अच्छा, मैंने 2-3 दफा तो ये रिक्शे उल्टे हुए देखे, और क्या ऐसी है ना, मतलब एक सेफ्टी नहीं है उसके अंदर, सेफ्टी नहीं है कोई, उसके अंदर कोई सेफ्टी पैरामीटर्स नहीं है। मैं तो ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ट्रैफिक पुलिस है, इनको चाहिए इनके खिलाफ कुछ सख्त एक्शन लें, एक सख्त पॉलिसी लेके जाएं। लेकिन गवर्नमेंट फिर ये सोचती है कि यार इन लोगों का एक रिज़्क चला हुआ है, रोज़गार है, इनको अगर बंद कर दिया तो फिर तो काम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये करनी होगी अगर आप ट्रैफिक के दबाव को, अगर आप स्मोक को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको ये पैरामीटर्स अपनाने पड़ेंगे। वैसे तो हमारा ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैयस तो ऑलरेडी इन्होंने तय किए हुए हैं, उसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है, और यही उसी अमल दरामद की कड़ी है कि आप खटारा गाड़ियों को बंद करें, क्योंकि पॉलिसी में वाज़ह लिखा हुआ है कि आपने वो गाड़ियाँ नहीं रोड पर चलने देनी जो कि अनफिट है। गाड़ियों की आपको याद होगा कि फिटनेस सर्टिफिकेट लाहौर में एंटर होने के लिए लाजमी है। लाहौर में कोई गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर एंटर नहीं हो सकती, और अगर एंटर भी होती है, जारी किए हैं कि जो स्टिकर लगते हैं गाड़ियों के ऊपर के माहौलियात की सेटिंग, तो इमिशन चेक करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो गाड़ी को चेक नहीं किया जा रहा, गाड़ी को रोका नहीं जा रहा। अब बात ये है, लाइन में लाकर मैंने खुद इतनी लंबी लाइन लाकर गाड़ी में स्टिकर लगवाया। नहीं कोको साहब, ऐसे मैंने 2-3 जगहों पे नाके लगे देखे हैं माहौलियात। सिंपल सी बात है, हमारे जो दाखिली रास्ते हैं, इन दाखिली रास्तों के ऊपर हमें अपना चेक एंड बैलेंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें ये अकेला नहीं है कि आप पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को वहाँ पे छोड़ दें, आपको तमाम टीमें, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम, आपकी EPA की टीम जो है वो वहाँ पे मौजूद हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम जो है वो मौजूद हो, वो वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करे। अब क्योंकि ट्रांसपोर्ट खासतौर पर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, इसको देखता है आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और इसके बाद आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलान किए जाते हैं, जो बसें वैगनें चल रही हैं, उस पर भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनके चलान जो है वो कर रहा होता है। तो आप इन टीमों को, इनको दाखिली रास्तों के ऊपर मुतहर्रिक करें, और फिर ऐसे लोगों को मुतहर्रिक करें जो रिश्वतखोर ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। हमारे दाखिली रास्तों के ऊपर रिश्वतखोर बैठे हुए माजरत के साथ, आला हुकाम सुन रहे हैं, उनको इनकी सर्वेलेंस मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ये वो हाथ गुजरते हैं, वो मुट्ठी ऊपर से इंटेंशंस है ना, अब चाहे वो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, चाहे वो CM साहिबा हैं, उनकी इंटेंशंस अच्छी हैं कि वो काम करना चाह रही हैं, उन्होंने लोगों को डेजिग्नेट कर दिया है, कभी आपका ये काम है, आप अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाए। अगर वहां पे बैठे लोग अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, अगर आप नाके पे कोई ऐसा वार्डन खड़ा है जो पैसे लेके कर रहा है, तो वो तो फिर गाड़ी को एंटर होने दे रहा है ना अंदर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी खड़े होते जो गाड़ी को एंटर नहीं होने देते, फिर वो हमें फुटेज नजर आती है कि फाइट, झगड़ा ऐसे ही है। फिर जब वो पैसे नहीं लेके वो नहीं जाने देते, फिर वो झगड़ा शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीजें भी हमारे सामने आती है। तो लिहाजा
पॉलिसी के अंदर जब आप अपना देते हैं, बना देते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत बड़ा किरदार होता है। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हमें गैप्स भी नजर आते हैं। तो हर जगह मौजूद है, महकमा माहौलियात के कवानीन भी मौजूद है, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं है, गवर्नमेंट की रिट नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन है उनकी विल खत्म हो गया काम करने की, और जो उनकी सुपरविजन है, जो सेक्रेटरी है या एडिशनल सेक्रेटरी है या उनकी जो अथॉरिटी है, वो इतनी वीक है कि वो सारा दिन अपने कामों में लगी रहती है कि मेरी गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, मेरा दफ्तर अच्छा होना चाहिए। सवाल का जवाब भी दे देना, सेक्रेटरी साहिबान कभी एहतसाब करने की कोशिश नहीं करते, मॉनिटरिंग नहीं करते, कोई खुफिया मॉनिटरिंग कोई? जी बिल्कुल है ना, अगर खुफिया मॉनिटरिंग होती, अगर सेक्रेटरी साहबान मॉनिटरिंग करते, अगर सेक्रेटरी साहबान खुद फील्ड में निकलते, सेक्रेटरी साहबान खुद फील्ड में जाकर चेक करते, तो हाई कोर्ट का ये हुक्म क्यों आता? क्या करते हैं फिर ये सेक्रेटरी साहिबान? ये बैठे रहते हैं कि मेरा कमरा अच्छा होना चाहिए, मेरा दफ्तर अच्छा होना चाहिए, मेरी गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, मेरे बच्चे बाहर मुल्कों में पढ़ने चाहिए और बाहर के मुल्कों में बच्चों को दाखिला करा दे, बस बच्चों को एडजस्ट करा ले और अपने घर में अपनी जदादें बना ले। और मैं अब क्या क्या नाम लूँ, क्या क्या ये कर रहे हैं, आपको खुद ही सारा कुछ पता है। सब लोग यही करते हैं, ये सारे इस काम में लगे हुए हैं, दोनों हाथों से मुल्क को लूट रहे हैं और कौम का किसी को फिक्र ही नहीं है, ना कौम का किसी को फिक्र है। सारे अब सैर सपाटे में जाएंगे कि दौरे करेंगे, चलो वज़ीर आला के साथ चलेंगे जी, दौरे कर लेते हैं जी, वज़ीर आला के साथ निकल जाते हैं, ब्राज़ील चले गए कुछ लोग दूसरे मुल्कों में ये सब करके ये गुड बुक में रहते हैं, कभी इनकी पकड़ नहीं हुई, कोई पूछता नहीं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनका ऑडिट नहीं होता, कोई इनके इंक्वायरियां नहीं होती, कोई ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ ही हो गए आज, तो कोई इनका चेक एंड बैलेंस नहीं होता। और देखे कि इनका एक सेक्रेटरी जो है वो एक एहसान भुट्टा है सेक्रेटरी है, वो फील्ड में निकल रहा है, वो फील्ड में जाना जाता है और फिर फील्ड में जाकर खबरें भी बनाता है और सारा कुछ काम करता है। दूसरे सेक्रेटरी ड्राइंग रूम में बैठे हुए अपने दफ्तरों में बैठे हुए, वो बाहर नहीं निकले। अगर वो सेक्रेटरी माहौलियात बाहर निकलती, सेक्रेटरी माहौलियात अगर सब कुछ करती, खटारा गाड़ियों को पकड़ती और ये सब कुछ होता, तो हाईकोर्ट का हुक्म तो आने की जरूरत नहीं था। अब हाईकोर्ट का हुक्म जो है, हाईकोर्ट का काम जो है वो क्रिमिनल और फौजदारी और सिविल केसेस को निपटाना है, ना कि इंतजामी अमूर को निपटाना है। इंतजामी अमूर को निपटाना जो है वो इंतजामिया का काम है, इंतजामिया अपना काम करे, हाईकोर्ट अपना काम करे। अब जब इंतजामिया अपना काम नहीं करेगी तो फिर हाईकोर्ट उनकी जगह काम करेगी। अली, सेक्रेटरी साहिबान की ये ड्यूटी होती है कि वो फील्ड में जाएं, अपनी अपनी डिपार्टमेंट में अपने रिलेटेड? सेक्रेटरी साहिबान की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो फील्ड में जाए, सिंपल सी बात। हाँ, मैं एक कमिश्नर की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो एक फील्ड का ऑफिस होता है, उसने पूरे डिवीजन को देखना होता है। डीसी की जिम्मेदारी है, वो फील्ड का ऑफिसर है। आपके चंद महकमे ऐसे हैं जिनको फील्ड में उतरना होता है, ठीक है। उसमें खासतौर पर अगर बात कर लें, हाउसिंग डिपार्टमेंट फील्ड की सीट है, हेल्थ फील्ड की सीट है, उसके बाद सेक्रेटरी माहौलियात फील्ड में नजर आते हैं बहुत दफा, मैंने वही ना, वो फील्ड की सीट है ना। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म फील्ड में नजर आता है, ट्रांसपोर्ट है, फील्ड की सीट है। अब सेक्रेटरी पीएनडी, उसका फील्ड का काम नहीं है, कभी किसी को पता भी नहीं, उसका काम नहीं है। और इसी तरह बेशतर ऐसे महकमे, सेक्रेटरी फाइनेंस है, उसकी फील्ड का काम नहीं है। अब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उसका फील्ड का काम नहीं। इन लोगों ने दफ्तर के अंदर बैठ के डायरेक्शंस देनी होती हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन कराने का एक रोड मैप देना होता है, उस पर इम्प्लीमेंट करवाना होता है, ये इनका काम होता है। चंद डिपार्टमेंट होते हैं जिनका काम है कि आपने फील्ड में जाके मॉनिटर भी करना होता है। वो मैंने आपको चंद डिपार्टमेंट जो बता भी दिए कि जिनका काम डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग से आता है। जिनकी डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग है वो फील्ड में निकलते हैं, जिनकी पब्लिक डीलिंग नहीं है वो फील्ड में नहीं निकलते। का तो काम है ना फील्ड में जाए, वो क्यों नहीं जाती फील्ड में जाती? सारा दिन सिविल से ही जो है दफ्तर में बैठी रहती है। मैंने कभी उसको ना सड़क पर देखा है, ना किसी रोड पर देखा है, ना कभी रेल में देखा है, ना किसी और जगह देखा है, और ना कभी उसको चेकिंग गाड़ियां करते देखा है, ना कभी उसको टीमों की सुपरविजन काम नहीं है, फील्ड में चेक करना उनका काम नहीं है। फील्ड में टीमों को भेजना तो उसकी जिम्मेदारी है। बात सुन ना, टीमों को भेजना जिम्मेदारी किसकी है? दो डिफरेंट राय मेरे सामने है ना, अब आप दोनों रिपोर्टर हैं जी। टीमों को भेजना किसका काम है? टीमों को सुपरविजन करना किसका काम है? ओवरलुक करना किसका काम है? गाइडलाइन देना किसका काम है? पॉलिसी देना किसका काम है? जी मैडम गुस्सा कर जाएंगी। या तो आप एक चीज बता दें, पॉलिसी दे, ये फील्ड में जाए। देखिए, जो सेक्रेटरी होता है, अब हमें हमारे असाइनमेंट डेस्क है, असाइनमेंट डेस्क ने फील्ड में थोड़ी नहीं जाना। बात ठीक है, मॉनिटर तो कर सकते हैं। मॉनिटर उन्होंने रिजल्ट्स लेने हैं दफ्तर के अंदर बैठ के, उन्होंने पॉलिसी बनानी है, उन्होंने एक चीज नहीं डील करनी, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें डील करनी है। आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड देम। मैं सिंपल उनसे मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो एक मैकेनिज्म होता है काम करने का। अगर आप सेक्रेटरी को फुल अख्तियारात दे दें कि मुझे ये गाड़ियां बंद चाहिए, वो आपको मैं कहता हूं 2 दिन के अंदर आपको हर चीज ऐसी बंद कर देगा, हर चीज ऐसी बंद कर देगा कि आपको फिर सड़कों पर निकलना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि जब उनके पास ऑर्डर आ जाए ना कि स्मैश देम, फिर वो स्मैश करके दिखाएंगे आपको। आपने उनको रोका होता है। अब खोखर साहब को नहीं पता एक सेक्रेटरी की क्या क्या पावर होती है, खोखर साहब को नहीं पता आईजी पंजाब की क्या पावर है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की क्या पावर है। ये उनको एक दफा कह दें कि मुझे ये चाहिए। अब आईजी साहब है, खोखर साहब बात सुने, खोखर साहब बात सुने, पीरा फोर्स बनाई और जो अफसरों की परफॉर्मेंस चेक करते हैं आईजी साहब, और आईजी साहब ने देखे क्या किया है कि कल हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि एक अखलाकुल्लाह तारड़ है उसको फील्ड में ना लगाया जाए, तो दोबारा फिर उसको फील्ड में लगा दिया। अब आईजी साहब ने ये कर दिया। ये तो एक अदालती काम है ना। हाईकोर्ट का हुक्म ही हवा में उड़ा दिया। अब देखिए जब इस तरह अदालतों के हुक्म नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा अदालतों को हुक्म। देखिए अब इस तरह तो नहीं ना होना चाहिए। हमारी बात ये नहीं हो रही थी, हमारी बात कोई खोखर साहब और हो रही है, आप अदालत के ऊपर फिर ले गए। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब आप अना को, ये मैं खोखर साहब आपको फुल अख्तियारात दे दूँ ना कि भाई आपने मुझे ये दफ्तर जो है ये बिल्डिंग गिराई मिलनी चाहिए, फिर आपको वो मिलेगी। जब आप रोक देंगे यार आपने नॉर्मल आप उसके रिस्पॉन्सिबल भी है ना। जब आपको एक इख्तियार मिल गया फिर आप जवाब सिंपल सी बात है। जब आप मुझे ये कह दें कि आपने हाथ होला रखना है तो फिर मैंने हाथ होला ही रखना है। तो फिर आपके हाथ बांध दिए क्योंकि सिंपल सी बात है, हाथ जब आपके बांध दिए जाते हैं, आपको रोक दिए जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे आप पीरा फोर्स बना के आपने बाजार गिराए, इम्प्लीमेंटेशन हुई ना, नजर आया, आपने इख्तियारात दिए, सिंपल सी बात है। बिल्कुल सीसीडी को आपने इख्तियारात दिए, कितने लोग मारे गए। चाहे आप इसके ऊपर नेगेटिव या मुस्बत या पॉजिटिव पहलू से देख लें, वो अलग इशू है, लेकिन आपने एक डायरेक्शन दी, डायरेक्शन देने के बाद आपने फुल अख्तियारात दिए तो वो ये कर देंगे। बिल्कुल ये गवर्नमेंट बाज़ औक़ात हर चीज़ों को नोट करती कि किसी जगह पे फुल अख्तियारात देती है, किस जगह पे फुल अख्तियारात नहीं देती। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अगर खटारा बसें, खटारा बसों में आप ये भी देखें कि लोगों का रोजगार कितना जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही है, सिंपल सी बात है। यही पॉइंट पे तो आके लिहाजा उन्होंने इसको 1 by 1 एक अच्छे अंदाज और एक मुस्बत तरीके के साथ उन्होंने देखना होता है कि एक अच्छे अंदाज के साथ उनके साथ डील किया जा सके। बिल्कुल चलिए जी, ताकि उनके रोजगार का भी मसला ऐसे ये भी होप कि आने वाले दिनों में कुछ सूरत हाल में बेहतरी आए। जी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगली खबर डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे जी। इंतजाम वॉल्ट सिटी के सपोर्ट किया गया है। मीनार पाकिस्तान, शाही किला, शालामार के इस्तेमाल के लिए नए रूल्स। ये पहले वॉल्ट सिटी के सपोर्ट नहीं था खोखर साहब? पहले भी वॉल्ट सिटी के सपोर्ट था, लेकिन अब इसके नए रूल्स बनाए गए अच्छा। हैं और इन रूल्स का जो गजट नोटिफिकेशन है वो महकमा कानून ने कल जारी किया है। और इस गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है मीनार पाकिस्तान, बादशाह मस्जिद, शाही किला जो है यहाँ पर जो है वो जो टिकट लगाने का जो इख्तियार है वो वॉल्ट सिटी को हासिल होगा। और पहले किसको था? पहले आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को था। ठीक है। अच्छा, वो दूसरा ये कि इसमें जो दूसरा ये इसमें मेन पहलू ये होगा कि जो स्टूडेंट होंगे या तुलबा होंगे या जो मुतालियाती दौरे पर जाने वाले लोग होंगे उनको रहती टिकट दी जाएगी। फिर दूसरा ये कि जहां पर अगर किसी ने मीनार पाकिस्तान, शाही किला या शालामार बाग में अगर कोई प्रोग्राम करना है तो उस प्रोग्राम की इजाजत जो है पहले आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट देता था, अब वो वॉल्ट सिटी अथॉरिटी देगी इजाजत। तीसरा ये कि इसकी जो तजावजात हैं वहाँ पर होंगी वो वॉल्ट सिटी अथॉरिटी डीसी लाहौर के साथ मिलकर ख़त्म करेगा और इमारतों की तज़ीन और रैश जो है वो भी जो है वॉल्ट सिटी अथॉरिटी करेगी। और इन बिल्डिंगों को असल हालत में बहाल करना और इनके जो दूसरे इनके जो प्रोजेक्ट है या मनसूबे हैं वो वॉल्ट सिटी करेगी। अब ये नए रूल्स बन गए हैं और वॉल्ट सिटी को इसमें इख्तियार दिया गया है। ये गजट नोटिफिकेशन जो है कल महकमा कानून ने जारी किया है। अली जी खोखर साहब, आर्काइव डिपार्टमेंट तो फिर तो बंद कर देना चाहिए। आर्काइव के पास भी है चीज़ें, काफ़ी चीज़ें आर्काइव के पास हैं आर्काइव, लेकिन वॉल्ट सिटी अथॉरिटी को ज़्यादा फॉल कर रही है गवर्नमेंट। चलें, अगर आप ये समझते तो मेरा ख्याल है क्योंकि आर्काइव डिपार्टमेंट सिर्फ लाहौर को नहीं देखना, पूरे पंजाब में हमारे आर्काइव की बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। तो लेकिन फोकस सिर्फ पूरे लाहौर के नहीं, पंजाब के बाकी जो शहर हैं वहाँ पे हमारे जो आसार कदीमा हैं उनके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। लेकिन ये क्योंकि मामला काफ़ी देर से इल्तवा का शिकार था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई, डिबेट हुई, इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो आई डिपार्टमेंट्स की तरफ से कि ये आर्काइव डिपार्टमेंट के पास ही रहना चाहिए। हाँ, कुछ इंतज़ामी मामलात हैं वो वॉल्ट सिटी के पास आप रख दें, लेकिन अब क्योंकि मुकम्मल अगर इख्तियारात इनको दे दिए गए तो अब बेहतर ये कि अब इसको खूबसूरत, इसकी तज़ीन और राइश जो है वो होनी चाहिए क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें जो है वो जब इख्तियारात सौंपे जाते हैं तो कुछ बजट रिलेटेड भी चीज़ें उधर से डेफिनेटली अच्छा। जितना बजट आपने एलोकेट आर्काइव के नाम से इन मंसूबों के लिए किया होगा वो डेफिनेटली डाइवर्ट हो जाएगा, वो बजट लाजमी इनको जाएगा। लेकिन देखना ये है कि सिंपल सी बात है कि वॉल्ट सिटी का भी एक उनकी भी एक मेरा ख्याल है कि ऑडिट होना चाहिए कि उन्होंने अब तक क्या किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बजट जो है वो उनको गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया,
उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए। हमारे अंदरून लाहौर के अंदर मुख्तलिफ ऐसे हमारे पॉइंट्स हैं जो एक सकाफ़त थी हमारी, उसको उन्होंने बाकायदा उजागर भी किया, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिन पर डिले बहुत ज़्यादा आया, तो उन चीज़ों के ऊपर फोकस जो है वो करना चाहिए। तो अगर आप ये कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर की अगर किसी को बात बताई जाए ना, तो वो सबसे पहले यही कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान और शाही किला। तो आज भी जो पुराने लोग हैं वो लाहौर को यही समझते हैं कि हमारा अंदरून लाहौर, शाही किला, बादशाही मस्जिद और मीनार पाकिस्तान। तो इनके ऊपर हम मेरा ख्याल है साबका दौरे हुकूमत में, बुज़दार दौरे हुकूमत में जब बात करते हैं PTI की, तो उस दौर में इतना फोकस नहीं किया गया था। तो बहस ये उस दौर से ही चलती आ रही थी कि हमें वॉल्ड सिटी अथॉरिटी को जो है इन चीज़ों के, इन 3 जो हमारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनके रूल्स बना के ये इख्तियारात हमें दे दिए जाए। लेकिन उस वक्त बहस चल रही थी, नहीं दिए गए। लेकिन अब महकमा कानून ने अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो अब इनको फुल फ्लैज इख्तियारात और फिर बजट जो है वो इनको प्रोवाइड होना चाहिए, और बजट के साथ साथ इनकी मॉनिटरिंग भी हो, मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन हो कि आया वॉर्ड सिटी ने अब तक किया क्या, अगर बहाली का काम है तो वो कहाँ तक पहुंचा, बजट उनको कितना दिया गया, कितना उन्होंने काम किया, तो उसको भी एक जो है वो मॉनिटर होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल आंखें बंद करके एक बजट रिलीज़ करते हैं और आगे से वो कुछ करें ना। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है सैर व तफरीह के लिए भी, और इसमें ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान बल्कि गैर मुल्की जो मेहमान आते हैं हमारे, उनको बाकायदा यहाँ पे विज़िट करवाया जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वज़ीर आला पंजाब ने भी इस बार जब सऊदी डेलीगेशन आया, प्रॉपर उनको वहाँ पे लेके गए, ये बहुत अच्छी और ये रवायत शुरू की थी शबाशी साहब ने भी, और उसके बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने वहाँ पे 2-3 खाने जो है वो हमारे डेलीगेशन आए थे, वहाँ पे उनको खाना जो है वो दिया। अब बजाय ये कि आप PC होटल में जाके इवेंट करें, किसी और जगह पे जाके इवेंट करें, आपके पास अपना एक कल्चर है, उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए आपके पास एक लोकेशन अच्छी है। और वो ये सऊदी डेलीगेशन आया तो कितना खूबसूरत बनाया होता है। एक तरफ मीनार वो शाही किला के एक जो पिलर है उसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग है, एक के ऊपर जो सऊदी अरब का फ्लैग है, बहुत अच्छा उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था, बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ था। तो लिहाजा इसको मज़ीद प्रमोट करें, पब्लिक अब तो आम शहरी जो हैं जिनके पास पैसा है भाई, वो बुकिंग करवाते हैं वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल वहाँ पे पार्टी महफिलें होती हैं, कवाली महफिल होती है, रेवेन्यू का एक आपका रेवेन्यू जनरेशन भी हो रही है। लेकिन रेवेन्यू जनरेशन वो जा कहाँ रही है, ये भी सवाल होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है। चलिए जी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ रहे हैं, और ख़बर हमारे पास है जी अगली अली रामी की खबर है। तरक्याती मंसूबों के लिए जो है वो बजट मंजूर किया गया है, और इतना बजट मंजूर किया गया है कि मैं पढ़ते हुए अली ये वाकई मेरा भी 12 साल से मैं PND को देख रहा हूँ। ये लाइफ में पहली दफ़ा हुआ है कि 164 बिलियन का पैकेज मैं परेशान हो गई कि शायद मैं तो नहीं गलत पढ़े। ये कौन से तरक्याती मंसूबे हैं, और ये ऑल ओवर पंजाब के हैं? ये ओवरऑल पंजाब में सबसे बड़ा इसमें जो कंपोनेंट था वो था अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर। हमारे लोकल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, और अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस जो है वो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा है। और अर्बन डेवलपमेंट में अगर आ जाए तो हमारे हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर एक फ्लैग इनका प्रोजेक्ट था, तो उसकी अप्रूवल जो है वो इन्होंने दी। और साथ इसमें एक ज़राअत का एग्री मॉल का प्रोजेक्ट है। एग्री मॉल का मंसूबा ये है कि उसमें आपने हर तहसील के अंदर एक एग्री मॉल बनाना है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एग्री मॉल बनाना है। और एग्री मॉल का मकसद एक बहुत बड़ा, यानी कि हमारा जो ऑफिस है इस टाइप का एग्री मॉल होगा, जैसे हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं ना, वैसे शॉपिंग मॉल होगा, लेकिन ज़राअत भी आती है। अच्छी चीज़ है, आपका उसमें आपका पेस्टिसाइड, आपका एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वहाँ पे आपको होगा, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर चीज़ उस एग्री मॉल के अंदर होगी। काउंसलिंग, इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें, हर चीज़ उसके अंदर होगी। और उसके लिए बाकायदा बजट जो है वो अप्रूव किया गया। और उसके साथ ही जो अर्बन डेवलपमेंट का मैंने जिक्र किया, और इसमें एक जो है वज़ीर आला पंजाब का मील प्रोग्राम, अच्छा, उसके लिए 7 अरब रुपए जो अप्रूव किया गया। अब मील प्रोग्राम पहले तो पायलट प्रोजेक्ट था साउथ पंजाब के कुछ अजला में, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि इसको मज़ीद एक्सपेंड किया जाए, इसकी एक्सटेंशन की जाए, मज़ीद नए डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर शामिल किया जाए। एक वो प्रोग्राम था, लेकिन बड़ा जो कंपोनेंट था वो अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर था। उसमें आपके हाउसिंग भी हैं, सीवरेज के प्रोजेक्ट्स हैं, गलियों की पुख्तगी के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि लोकल गवर्नमेंट और हमें ग्राउंड पे इसके समरात नजर आएंगे।
देखिए, अगर तो मैं तस्वीरें देखूं जो गवर्नमेंट की तरफ से या जो हमें ब्यूरोक्रेसी की तरफ से शो की गई है, वो तो बहुत काम हो रहा है, सिंपल सी बात है। लेकिन अब जब हम देखेंगे खुद अपनी आंखों से, शायद मंजर डिफरेंट हो। लेकिन ना ये जो पीएनडी मनसूबे मंजूर कर देता है, फिर पीएनडी बजट भी जारी कर देता है, महकमा खजाना भी बजट जारी करता है, लेकिन महकमे यूटिलाइजेशन बड़ी कम करते हैं और उनकी यूटिलाइजेशन होती नहीं है। और अभी देखे पहले जो अब ये नवंबर तक की यूटिलाइजेशन है, ये बहुत कम है। महकमों ने खर्च कम किया बजट, जिसकी वजह से तरक्याती मनसूबे जो है वो डिले का शिकार हो जाते हैं। फिर उनकी आपको पता है कि जो सीमेंट, सरिया और मिट्टी, रेत, इनकी कीमत बढ़ जाती है। यूटिलाइजेशन ज़्यादा होनी चाहिए। यूटिलाइजेशन अगर कम हो, इसको पीएनडी को मनसूबे मंजूर करते वक्त साथ यूटिलाइजेशन का भी टारगेट फिक्स करना चाहिए। पीएनडी की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि यूटिलाइजेशन हो रही है नहीं हो रही, उस पर जवाब खर्च बजट पीएनडी की रिस्पांसिबिलिटी ये है कि उन्होंने मॉनिटर करना होता है कि आपकी यूटिलाइजेशन अब तक कितनी हो चुकी है। अब पहला जब क्वार्टर शुरू होता है ना, ये एक हमारे यहाँ पुरानी रवायात हैं कि पहले क्वार्टर में हमारी यूटिलाइजेशन बेहतर नहीं होती। हमारी यूटिलाइजेशन बेहतर होती है सेकंड या थर्ड क्वार्टर में जाके, क्योंकि पहले क्वार्टर में अभी हर चीज़ें ना, क्योंकि सरकारी काम है, सिंपल सी बात है, सरकारी काम में डिले भी होता है। आपने टेंडर देना है, टेंडर आपके पास आएगा, खुलेगा, ओपन होगा, उसके बाद आप प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। अब हर चीज़ आपने फौरी थोड़ी ना कर देनी, क्योंकि सरकारी काम में डिले भी होता है। हर चीज़ आपने कागजी कार्रवाई को करके साथ साथ चलना होता है, प्रॉपर एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, चलना होता है। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको फौरी तौर पर फंड्स की डिमांड है, फौरी काम शुरू कर दिया। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने स्टार्ट से शुरू होना है, तो उसके लिए आपको एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है। उस टाइम के मुताबिक अब मैं आपको क्या 20 करोड़ दे दूं, और ना मुझे अभी एक प्लाजा बना के दूं, आप क्या 20 दिन के अंदर प्लाजा बना दोगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो यूटिलाइजेशन मैंने आपको बताया कि पहले क्वार्टर में हमारी हमेशा कम होती है, सेकंड और थर्ड क्वार्टर में उस यूटिलाइजेशन को बेहतर किया जाता है। पहले क्वार्टर में अभी हमारी यूटिलाइजेशन कम है। अब पीएनडी का किरदार ये कि पीएनडी ने मॉनिटर ज़रूर करना होता है। अब दोबारा इनकी एक पहले क्वार्टर के बाद यूटिलाइजेशन के ऊपर बाकायदा फोकस करना शुरू कर देंगे कि ये पूछना शुरू कर देंगे कि हमने आपको 700 अरब रुपए जारी किए थे रमा माली साहब के पहले क्वार्टर में, तो आपने अब तक कितना यूटिलाइज़ किया, इसको मॉनिटर करना होता है। फिर चंद एक पहलू होते हैं हमारे खुद रेड ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेप हम इसको कहते हैं, बाज़ का वो खुद भी इसके अंदर डिले लेकर आते हैं, क्योंकि डिले आता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ती है, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ती है, वो रिवाइज्ड होती है स्कीम, रिवाइज्ड होगी तो उसकी स्कीम की लागत जो है वो बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, टेंडर महंगा होगा तो कमीशन ज़्यादा आएगा। ये भी चीज़ें होती हैं। मुख्तलिफ एंगल से अगर देखना चाहें तो मुख्तलिफ एंगल है, लेकिन हकीकत ये कि सिंपल अगर टेक्निकल बात इसमें ये कि पहले क्वार्टर में यूटिलाइजेशन आपकी कभी भी बेहतर नहीं होती, वो 100% नहीं जा सकती, वो स्लो ही होती है, क्योंकि उस दौरान आपने टेंडर प्रोग्राम शुरू करने के जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो आपने मुकम्मल करने होते हैं। सेकंड क्वार्टर में आके आपकी हर चीज़ जो है ना प्रॉपर तरीके से चलना शुरू हो जाती है। ये सूरत हाल है इसकी। ठीक हो गया। अच्छा जी, हुकूमत पंजाब का प्रोजेक्ट अपनी छत अपना घर जो इसको डिस्कस कर लेते हैं। 21 अगस्त 2024 को इसका बाकायदा आगाज़ किया गया। बहुत सारे लोगों का ख्वाब था कि, और जिनके पास प्लॉट थे उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो अब बिला सूद कर्जे भी दिए गए और बहुत खुश उसलूबी से, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हर बंदे की ज़िंदगी में ख्वाहिश होती है, और जब आपको हुकूमत की तरफ से ये एक मौका दे दिया जाता है कि जी आपको कर्ज दिया जाएगा, बिला सूद कर्ज होगा, आप वो कर्ज लें तो आप अपना घर बना सकते हैं, और वो आराम से एक साथ की सूरत में पैसे वापस कर देते हैं। खोखर साहब जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा मनसूबा है और सीएम साहबा का ये बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है, और ये सारी इलेक्शन कैंपेन के लिए भी काम आएगा। सीएम को कल को इलेक्शन जब होंगे तो उसमें सीएम साहबा कोट कर सकेगी कि अपना छत अपना घर जो है वो मनसूबा था। महकमा खजाना इसके लिए गाह बगाह बजट जारी करता रहता है, और ये लोगों को जिनके पास अपना छत नहीं है, अपनी घर नहीं है, उनको घर मिलेगा, उनको छत मिलेगी, और ये बिला सूद कर्जे मिलेंगे, और घर बनाने के लिए भी पैसे मिलेंगे, और घर खरीदने के लिए भी पैसे मिलेंगे। और इस वाले से हुकूमत ने ये, मैं तो समझता हूँ बड़ा अच्छा मनसूबा। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तमाम चीज़ें बैंक के थ्रू की जा रही हैं, वहाँ ही आपने अप्लाई करना है, वहाँ से आपको किस्त जारी होगी। अली देखें, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि ये पीटीआई का मनसूबा है, ये फलां गवर्नमेंट का मनसूबा है, तो लिहाजा मैं ये हमेशा कहता हूँ कि प्रोजेक्ट किसी का भी हो, देखना ये होता है कि उसमें आवाम की रहनुमाई कितनी हो रही है, और जो उस प्रोजेक्ट को अब हैंडल कर रहा है वो किस खूबसूरती और तेज़ी के साथ उसे ज़मीन पे उतारता है। और जो चीज़ मुझे मौजूदा हुकूमत में नज़र आई वो यही थी कि इन्होंने प्रोजेक्ट्स को बड़ी तेज़ी और रफ्तार के साथ ज़मीन पे उतारा, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिक बसेस थी। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक बसेस
बुज़दार दौरे हुकूमत में मुझे याद है कि उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा था, लेकिन सुना आ रही हैं जी बस मैंने खुद खबरें दी कि आज ये ब्रीफिंग दी गई, आज ये ब्रीफिंग दी, आज ये ब्रीफिंग दी, लेकिन कुछ अमलन काम नहीं हुआ। लेकिन जिस स्पीड के साथ इनके दौरे हुकूमत में हुआ, मैंने बाकायदा एक ट्वीट के ऊपर एक PTI के रहनुमा को जवाब दिया था। मैंने कहा हो सकता है कि आपका मंसूबा हो, लेकिन जो खूबसूरती और तेज़ रफ्तारी के साथ इस हुकूमत ने काम किया उसको आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब आ जाते हैं अपनी छत अपना घर स्कीम। अपनी छत अपना घर स्कीम हम एक ना सस्टेनेबल और ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ते हैं, एक सोशल इंक्लूजन थ्योरी होती है। उसमें हमेशा ये फोकस किया जाता है कि उन लोगों को टारगेट करें जिनकी आमदन कम हो, बिल्कुल सही, जिनकी आमदन कम हो, तो फिर आप उनके लिए आसाइशें और सहूलियात उनको मैसर करें। आज के दौर में मैं किराए पे रहता हूँ, मेरे लिए लाहौर में घर लेना सबसे बड़ा टारगेट है। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि मैं लाहौर में घर बना लूँगा। खोकर साहब के लिए सबसे बड़ा टारगेट उनकी अचीवमेंट ये होगी कि वो लाहौर में घर ले लें। अब ना सिर्फ लाहौर, अब पूरे पंजाब या पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो किरायादारी के सिस्टम से निकल के अपनी छत के अंदर जाके ना वो वहाँ पर रहे। अब हलाल के रिज़्क में आज के दौर में घर बनाना बहुत मुश्किल काम है, और जो बंदे कम आमदन वाले हैं वो तो ये सपना ही छोड़ के बैठे हुए हैं, तो ये ख्वाब ही रह जाएगा। अली रामी या खोकर साहब, हम तो फिर भी इंस्टॉलमेंट ही हमें सैलरी मिलती है, हम अपनी इंस्टॉलमेंट पे कोई प्लॉट ले लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता घर ले लेंगे, बना लेंगे। लेकिन जिनकी आमदन ही 50,000 या 60,000 है, उनके पास क्या, वो तो अल्लाह के बाद तो उनके पास तो कुछ भी नहीं है। फिर उनके लिए अगर वसीला गवर्नमेंट बन रही है तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब दो एंगल हैं इसके ऊपर, एक तो प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन और दूसरा है ट्रांसपेरेंसी में मैं बाद में बात करूँगा। पहले इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मैं नूरुल अमीन मेंगल साहब को अप्रिशिएट करूँगा। जिस स्पीड के साथ उन्होंने प्रोजेक्ट को रोज़ाना की बुनियादों पर इसको मॉनिटर कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं इसके ऊपर, गाहे बगाहे इसमें फाटा का किरदार बड़ा, फाटा का जो एजेंसी हमारी बनाएगी इसका बड़ा किरदार है हमें। तो डेफिनेटली क्योंकि इसके ऊपर वज़ीर-ए-आला पंजाब का बहुत बड़ा फोकस है कि इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसमें शफाफियत होनी चाहिए, और एक चीज़ उन्होंने ओपन कर दी कि बैलेटिंग होगी तो निकले। ये सबसे बड़ी शफाफियत का, क्या आप ये नहीं कह सकते कि जनाब इसको मिला इसको नहीं मिला। अब उसके बाद घर जो है वो बनाए थे। अब घर जब बना रहे हैं तब उसमें मटीरियल के ऊपर मेरा ज़रा होगा कि मटीरियल वो इस्तेमाल ना हो जो कि आम रवायात के मुताबिक हमारे यहाँ जो ठेकेदार है, ठेकेदार मोहम्मद रशीद जो है वो जो मसला जो है कि अपना घर अपना छत जो है ना मनसूबा, इस पर काम तेज करने की जरूरत है कि जल्दी लोगों को घर मिले, ताकि जो मौजूदा 5 साल की हुकूमत है, 5 साल हुकूमत में ये मनसूबा मुकम्मल हो जाए। ये ना हो कि मनसूबा अगली हुकूमत में चला जाए और अगली हुकूमत किसी और की हुकूमत आ जाए और वो मनसूबा इसको मनसूबे को खत्म कर दे और लोगों के पैसे जो है वो दरमियान में फंसे हुए जाए हो जाए और पैसे बढ़ जाए। और फिर हुकूमत के पास कुछ दिखाने के लिए होगा कि ये हमारा मंसूबा था, इतने घर हमने बना के दिए और इतने लोगों को फायदा हुआ। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते, स्टे विद अस। वेलकम बैक। निसाब जायद होने से तलबा को पढ़ाने में मुश्किलात हैं। अच्छा जी, जो कोर्स में तब्दीली लेके आई जा रही है जिसको नाम दिया जा रहा है स्मार्ट सिलेबस का, क्लासेस भी स्मार्ट निसाब, प्राइमरी और मिडिल क्लासेस जो हैं ये भी स्मार्ट निसाब के हिसाब से होंगी। अब इशू ना दोनों तरफ है, अली टीचर्स भी हमारे उसके मुताबिक ट्रेंड नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए तो मसला होगा, शायद स्टूडेंट के लिए तब ना हो जब आपके टीचर्स की ट्रेनिंग पूरी हो जाए। अग्री करते हैं? लेकिन अना मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करूँगा कि हमारा जो सरकारी स्कूलों का जो सिलेबस है वो इंटरनेशनल म्यार का नहीं है, वो हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो आगे निकल गए हैं। स्मार्ट करेंगे तो ये वो भी हो जाएगा ना। देखें प्राइवेट स्कूल जो है जैसे बीकन हाउस है, लकास है, या लाहौर ग्रामर स्कूल है, या एचईसन कॉलेज है, या डीपीएस है, वो आगे निकल गए हैं। सरकारी स्कूल हमारे पीछे रह गए हैं। इसकी वजह यह है कि सरकारी स्कूलों का एक तो टीचर जो है उनको तनख्वाहें बहुत थोड़ी दी जाती हैं, सरकारी स्कूलों में टीचरों को सहूलतें बहुत कम दी जाती हैं और सरकारी स्कूलों पर गवर्नमेंट की तवज्जो खत्म हो गई है। अभी भी जो सरकारी स्कूल टीचर रिटर्न जो है गवर्नमेंट भर्ती कर रही है, रेगुलर टीचर भर्ती करने की बजाय, जिसकी वजह से जो टीचर है, अगर हमारा टीचर स्कूल में नहीं होगा तो हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकेगी। हमारे अपने टीचर को जो है ना इज्जत देनी चाहिए, माशरे में उसका सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर करना चाहिए, उसकी
उसकी तनख्वाह बेहतर करनी चाहिए, उसको सहूलतें देनी चाहिए। और स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में जो गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं, जो सेक्रेटरी साहबान हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल क्यों नहीं कराते? वो अपने बच्चों को HSN में क्यों दाखिल कराते हैं? इस वक्त जितने भी सेक्रेटरी हैं, तमाम के बच्चे जो है HSN कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में किसी सरकारी अफसर का बच्चा नहीं पढ़ता, जिसकी वजह से सरकारी स्कूल जो बेजारों मददगार हो गए हैं। और सरकारी स्कूलों का फिर सिलेबस पर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दी जा रही। तो अब जो प्राइवेट स्कूलों का जो सिलेबस है वो उनका इंटरनेशनल म्यार का सिलेबस है कि कल को बच्चों को इंटरनेशनल सतह पर जो एजुकेशन हासिल करनी हो या बाहर के मुल्कों में दाखिले लेने हो या आगे या CSS का इम्तिहान पास करना हो, तो वो इंटरनेशनल जो CSS का सिलेबस है वो प्राइवेट स्कूलों के जो सिलेबस से हम आहंग बनाया गया है। तो लेकिन गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं, स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे, वो कल को CSS करते हैं तो उनको नया सिलेबस आगे पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए कि जो सिलेबस है, सिलेबस जो है कहते हैं, लेकिन मैंने खुद जाके इसका कोई फिजिकली वेरिफिकेशन तो नहीं की कि मैं जाके देखूं। वो खुद कहते हैं मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अगर वो कहते हैं, अगर वो मिनिस्टर साहब का बेटा, अगर वो कहते हैं तो ठीक है, लेकिन इसको फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो वहाँ के इलाके नहीं, वो लाजमी करनी चाहिए, अगर उनका ये दावा है। अब जहाँ तक निसाब की बात की है, एजुकेशन सेक्टर हमारा जो है ना वैसे भी बहुत बड़ा एक वसी है सेक्टर। इसमें अब खोखर साहब ने बात की कि टीचर्स, या आपने बात की कि टीचर्स की इस तरह की तरबियत जो है वो नहीं है। देखिए, हमने एक अकेडमी बनाई हुई है वहादत रोड के ऊपर, वहाँ पे टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी ट्रेनिंग्स जो हैं वो की जाती हैं, क्योंकि सरकारी। हाँ, अच्छा। अब देखना ये होता है, सिंपल सी बात है ना, जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे आप दुनिया के साथ नहीं चल सकते। अगर मैं आज के दौर में अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा, मैं नहीं आगे बढ़ सकूंगा। सिंपल सी बात है। तो ये टीचर्स की अपग्रेडेशन के लिए, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए खोखर साहब ने बात बिल्कुल ठीक की है कि इनके सर्विस के रेगुलेशंस के जो मामलात हैं, सर्विस स्ट्रक्चर के मामलात हैं, इनकी प्रमोशंस वो टाइमली होनी चाहिए। क्योंकि हर गवर्नमेंट ऑफिसर की, हर उस्ताद की जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी प्रमोशन टाइमली हो, जो वक्त है उसके मुताबिक उनकी प्रमोशन हो। तो इन चीज़ों को जब आप इसमें गैप आ जाता है ना, तो फिर वो मेंटली वो भी स्ट्रेस हो जाते हैं। मेरा दफ्तर मुझे खुश रखेगा, आई विल डू माई जॉब हैप्पीली। अगर मेरा दफ्तर मेरे ऊपर प्रेशर डाल के रखेगा, मेरी प्रमोशन या मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगाएगा, तो मेरे ऊपर वो, मेरे अंदर काम करने की जुस्तजू वो नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी परफॉर्मेंस वो नजर आएगा उसमें। तो बाज़ औक़ात आपने इन चीज़ों को फोकस भी करना होता है कि आपने बंदे को अप्रिशिएट भी करना है, उससे काम लेने के लिए आपने सेपरेट आपकी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरह उसको लेके साथ चलना है। तो गवर्नमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रही है, ट्रेनिंग भी कर रही है। अब ट्रेनिंग के लिए आपने फोकस करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग दें। अब उसके बाद नए टीचर की हायरिंग तो वैसे ही पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने, अब सिर्फ इंटर्न टीचर आएंगे। बात कर लेते हैं निसाब के ऊपर। देखिए, हमें स्मार्ट सिलेबस के ऊपर जाना पड़ेगा। दुनिया स्मार्ट सिलेबस के ऊपर जा चुकी है। अब बच्चों को अब हैवी बैग्स जो है वो ना दें, उनको स्मार्ट सिलेबस के ऊपर, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके उनके निसाब जो है वो उनको ईजी करें। बिल्कुल, उनको बड़े बड़े बैग्स उठा के जो है वो ना। मुझे वाइंड अप का कहा जाए, ये बहुत जरूरी है जी। थैंक यू सो मच। हेडलाइंस के बाद आते हैं।